Hello students, how are you? Once again I am before you on this Gyan Ganit channel with one more lot of the very important questions for CAT examination 2020. Guys, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चंस की कैट रिवीजन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 ट्वाइस ऑफ मॉड y प्लस जेड इक्वल टू 7 मॉड x प्लस 2x इक्वल टू -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस जेड। गाइज कई बार हमको ऐसा लगता है यार ये मॉड वाले फंडे हमारे तो बस के है नहीं, और बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई करी भी नहीं है इसकी। एनीवे एक बार और दूसरे क्वेश्चन पे भी नज़र डाल लें। m and n are positive integers, then how many pairs mn would satisfy the equation mn plus 4m minus 2n equal to 99। गाइज वेरिएबल है 3 और इक्वेशन तो सिर्फ एक दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। और देखते हैं और क्वेश्चंस हैं क्या। टू डिफरेंट पैक ऑफ 50, ये ऑप्शन देख के ही लग रहा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, ये तो शायद दिक्कत देगा। तो फिर क्या करेंगे, ये तो सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं ना। देर इज ए स्क्वायर फील्ड विच ईच साइड 500 मीटर। If x is real number, then the value of x upon this, my god, एक भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम उसको स्टार्ट कहाँ से करें। एनीवे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। चलिए क्यों ना यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक बार बन जाए, हो सकता है। x हमारा एक रियल नंबर है और हमको वैल्यू फाइंड करना है इसका, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है गाइज, यदि x हमारा रियल नंबर है और इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं, जिसका वैल्यू फाइंड करना है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। इसको मैं y के इक्वल टू अज्यूम कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज। अब मैं क्या करता हूँ कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y इक्वल टू एक्स। फिर इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, इस x को भी इधर ले लिया जाए, प्लस 9y इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब क्या किया जाए गाइज, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x मिल ही जाएगा कॉमन लेने पे, तो ये मेरा बनेगा y एक्स स्क्वायर प्लस x को कॉमन ले ही लो ना, x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, तो अंदर बनेगा मेरा माइनस 5y माइनस 1 प्लस 9y इक्वल टू 0। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिख रहा है ना गाइज ऐसा। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसका वैल्यू निकालेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है गाइज x इज रियल, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो रियल नंबर हैं। और गाइज रियल रूट की कंडीशन क्या होती है गाइज, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भूले तो नहीं ना, अरे ये तो बच्चों को भी सिखा देते हैं स्कूल टीचर्स, है ना। चलिएगा तो अपन इसको यूज़ करते हैं। b की जगह ये वाला पार्ट है मेरा माइनस 5y प्लस माइनस 1 सॉरी होल स्क्वायर माइनस 4y और c का वैल्यू मेरा 9y, दैट इज माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन आके बाहर आएगा और स्क्वायर भी लगाए तो ठीक है ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस के मैं कर सकता हूँ। और ये मेरा 9 4 जा 36 और y इंटू वाई क्या बनेगा मेरा गाइस, वाई स्क्वायर बनेगा। सो कैन आई से 5y प्लस, यहाँ लिख देता हूँ गाइज, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं कुछ, 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 9 4 जा, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो ये मेरा बनेगा गाइस a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करें तो 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, और सोल्व हो जाएगा। ये 25y स्क्वायर में से गया 36y स्क्वायर, तो ये माइनस 11y स्क्वायर
प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गाइज ये माइनस प्रॉब्लम देता है ये कोई भी टर्म के साथ, यहाँ तो माइनस में थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें क्या इसको? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक यहीं लिख देते हैं। माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा गाइज? 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब गाइज इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है क्या? हाँ, कैसे करेंगे? 11 और माइनस 1, प्रोडक्ट आना चाहिए -11, सम आना चाहिए -10, है ना गाइज? जब अपन छोटे थे और जब पेरेंट्स का हाथ पकड़ के स्कूल में एंट्री मारी थी, तब से मैथ्स स्टार्ट हो जाता है, जो पता नहीं कब तक पीछा नहीं छोड़ता, है ना। और कोई भी चीज़ यदि आपने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली आगे जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लगता है यार ये काश पढ़ लिया होता अच्छे से, है ना। ठीक है, एनीवे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की बात कर रहा हूँ, तो ये सब आना चाहिए आपको स्प्लिट करते। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -11 और सम -10, तो गाइज वो मेरा बनेगा -11 और एक +1, इनका प्रोडक्ट -11 और सम करोगे तो -10 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे गाइज, 11y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 1y माइनस 1। गाइज ये माइनस से मैंने इंटू करा था और ग्रेटर देन का साइन था, ये तो चेंज हो जाना चाहिए, है ना गाइज। हाँ, यहाँ ग्रेटर देन नहीं आएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा। ये रूल है कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाता है, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है गाइज? देखो ये इतनी सी मिस्टेक यदि पकड़ में नहीं आए एग्जाम में, तो आप सोचो एक ऑप्शन वो ऐसा भी देंगे जो इसका आंसर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, है ना। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और बाद में लगेगा यार शिट, ये तो नहीं होना था। अब यहाँ पर 11y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 11y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1। ओ कहाँ मिस्टेक हुई है गाइस? यहाँ 11 कॉमन है तो 11 नहीं आएगा ना। हाँ, यहाँ 11 नहीं आएगा, ओनली y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन है गाइस? y माइनस 1, तो अंदर आएगा 11y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक आपने यदि पढ़ाई अच्छे से करी है तो वेवी कर्व मेथड आपको बताया गया होगा, वो बनाते हैं तो फट से आंसर आ जाता है। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आएगा -1/11। कितना ब्यूटीफुल होता है ना मैथ्स, -1/11। फिर ये मेरा बना 1। अब मेरा एक कर्व ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, नेगेटिव वैल्यूज़ देता है, ये मेरा पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलते हैं यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? अब आपको तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ वाला पोर्शन चाहिए, तो -1/11 -1/11 एंड 1, इसके बीच में अपना आंसर आएगा। तो गाइज मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा हुआ? -1/11 एंड 1, दैट्स इट, बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर गाइज? तो यार ये तो बन गया अपने से, और थोड़ी सी स्पीडली काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है इसके अंदर। चलिएगा और पीछे जाते हैं वापस से, कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए। ये चलो वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, 2-3 इक्वेशन ही तो है, ऐसा लग रहा है कि शायद बन जाए। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन इजीएस्ट लग रही है? अरे यार ये लग रही है मेरे को तो सिर्फ एक वेरिएबल की है, पहले इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो गाइज इसका आंसर होगा mod x है ये, प्लस 2x है, इक्वल टू -4। कैसे सिखाया था इसको सॉल्व करना? x ग्रेटर देन 0 हो या इज इक्वल टू 0 हो तो mod x इक्वल टू मेरा x ही होता है, तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू -4 हो गया तो x इक्वल टू -4/3। x नेगेटिव मेरा एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा क्योंकि अपन अज्यूम ही क्या करके चलें, x ग्रेटर देन 0। चलो तो छोड़ो, ये तो आंसर मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, x को लेस देन 0 लेता हूँ तो mod x मेरा आ जाएगा -x, तो -x प्लस 2x इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -4, जो कि 0 से छोटा ही है, मतलब ये मेरा एक्सेप्टेबल आंसर है ना। या तो आप ट्रस्ट कर लो मेरी बात पे, या -4 यहाँ पुट करके देख लो, इसमें आएगा आंसर, सेटिस्फाई करेगा। -4 का मॉड क्या आ जाएगा? 4, और -4 2 -8, 4 -8 आता रहा -4। इट मीन्स x का वैल्यू तो पता चल गया।
इज दैट क्लियर गाइज? तो अब क्यों ना अपन x का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, और इसमें x का वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। -4 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो y प्लस जेड आ गया मेरा 9। चलो एक इक्वेशन तो मिली। और क्या करें, x का वैल्यू आया। अब ये मेरे पास बस एक ही इक्वेशन बची है, ये मैंने यूज़ कर ही ली। ट्वाइस ऑफ मॉड y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन। माइनस माइनस, अरे जेड तो कैंसिल हो रहा है। अरे वाह, y माइनस 2 मॉड y, y माइनस 2 मॉड y इक्वल टू 9 माइनस 7 2। इससे कुछ मिलेगा क्या? y माइनस 2 मॉड y इक्वल टू 2। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर लेना अपन, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन गाइस। फिर वही केस बनाते हैं अपन। पहला केस बनाएंगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि मैं ये वाला केस लेता हूँ तो मेरा मॉड y बनेगा, तो y माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2। ये फेल हो गया क्योंकि y तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भैया, सेकंड केस बनाते हैं जिसमें मॉड y को लेस देन 0 यदि मैं लेता हूँ तो मॉड y को माइनस y लेऊंगा, तो y माइनस 2 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y प्लस 2y इक्वल टू 2, तो 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/3। यानी y पॉजिटिव आ रहा है, जबकि अपन लेके क्या चलें y लेस देन 0, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी कहानी अपन इंदौरी लैंग्वेज में बोल दें तो फर्जी है ना? हाँ, ये तो बेकार है, सब कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो गाइज मेरा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं मिल सकता है, सारी इक्वेशन ही गलत है। एक बात और बताता हूँ, कई लोग टाइम बचा लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें। जैसे एक्स तो अपना आ ही गया था, ये एक्स पुट करके अपन ने ये भी निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया था। अब गाइज आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें इन दो इक्वेशन पे। तो देखो y प्लस जेड तो है 9 और ये है आपका 7, तो ये वाला पार्ट तो इक्वल है मेरा दोनों में, z है ना। ये फिर से लिख के मैं समझा देता हूँ, समझाने के लिए आपके लिए लिख देता हूँ मैं कि y प्लस जेड तो मेरा है 9 और ट्वाइस ऑफ मॉड y प्लस जेड है मेरा 7। अब ये दोनों तो इक्वल है z और z। अब ये y बड़ा होगा कि 2 मॉड y? हर हालत में 2 मॉड y बड़ा होगा, क्योंकि ये निगेटिव भी हो तो ये तो पॉजिटिव होता है। तो जब ये हर हालत में ये सेकंड इक्वेशन इस फर्स्ट इक्वेशन से बड़ी ही होगी, तो ये 9 से बड़ा आना था, यहाँ 7 तो कम है। तो ऐसे ही देख के समझ आ रहा है, इसको इतना सब करने की जरूरत कहाँ थी कि ये तो इक्वेशन पूरी की पूरी गलत है सारी। तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए, ये तो मेरा बन गया। अब ये क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं ना। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है ना अपने को, 1 2 भी 3 भी आ जाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ 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 हाँ, अब वहाँ तक पहुँच गए, अब ये वाला IIM मिल जाएगा, अब ये वाला मिल जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा अब, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है गाइस। इज दैट क्लियर? पहले लगता है पहली नज़र में नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं अपन, यार मेरा क्या होगा, इतना पूरा साल भर मेहनत करिए, अब पर क्या होगा क्या होगा। नहीं गाइस, नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हारना है। बच्चन जी ने क्या बोला है, सैड बैक का जवाब कैसे देना है, कम बैक से। ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करता हूँ, एक बार पढ़ाई तो था, एक बार ट्राई करें शायद आ जाए। mn प्लस 4m, जस्ट अ मिनट, यस गाइज, हमारी इक्वेशन क्या थी, mn प्लस 4m माइनस ट्वाइस n इक्वल टू 99। mn प्लस 4m, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन है? m, तो अंदर क्या आएगा, n प्लस 4। क्लियर गाइज? माइनस यहाँ पर भी मेरे को ऐसा कॉमन लाना हो n प्लस 4, तो n तो ये रहा, मतलब मुझे कॉमन 2 लेना पड़ेगा, और प्लस 4 लाने के लिए मेरे को वहाँ पर 8 आना चाहिए, है ना गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ तो मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी जो यहाँ पर है। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। तो ये ट्वाइस कॉमन ले लूँ तो अंदर फिर क्या आ जाएगा मेरा, n प्लस 4 आ जाएगा ना।
पर आप बोलोगे ये 8 आया कहाँ से, -8 तो था नहीं, तो कोई बात नहीं ना गाइस, क्यों टेंशन लेते हो, यहाँ -8 करा तो इधर राइट साइड में भी कर देता हूँ, है ना, क्लियर। चलिएगा, अब ये इसके अंदर कॉमन m इंटू एन प्लस 4, ऐसा स्मार्ट वर्क जो बच्चा कर सके वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं IIMs। इज दैट क्लियर गाइज? एंड यू आर अमंग देम, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लूँ तो n प्लस 4, ये मेरा गाइज 91 हो गया। फिर से क्या कॉमन है गाइज, n प्लस 4 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 91, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो n प्लस 4 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 91 को मैं लिख सकता हूँ गाइज 13 इंटू 7, या इसी को 91 इंटू 1, और कोई तरीका नहीं लिखने का, बस ये तो प्राइम नंबर है, और ज़्यादा टूटेंगे नहीं, इनको तोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये दोनों का प्रोडक्ट या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है मैं आपको बताता हूँ, है ना। हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर एम एन के होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर है, डोंट फॉरगेट गाइस, हाँ एम और एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। एक केस तो मैं ये बना लेता हूँ कि n प्लस 4 को मैं ले लेता हूँ 30, तो फिर ये m माइनस 2 मेरा हो गया 7। इज दैट क्लियर? क्या है ज़रूरी कि पहला नंबर पहले के इक्वल हो। ये n प्लस 4 को मैं ले लेता हूँ अब की बार 7, तो m माइनस 2 मेरा बनेगा 13। ये भी एक केस हो सकता है गाइस। अच्छा, अब ये पेयर भी तो ले सकते हैं अपन, तो n प्लस 4 मैं ले लेता हूँ 91, तो m माइनस 2 मेरा बनेगा 1। और एक केस में बना लेता हूँ n प्लस 4 1, तो m माइनस 2 मेरा बनेगा 91। इज दैट क्लियर गाइस? चलिएगा, अब इससे मेरे को क्या मिलेगा, m और n के वैल्यू, इससे m इक्वल टू, पहले m निकाल लेते हैं नीचे वाले से 9, और n इक्वल टू इससे निकाल लेते हैं, ये 4 इधर जाएगा तो 9। इज दैट क्लियर गाइस? और इससे मैं m निकालूँ नीचे वाले से, तो m मेरा बनेगा 15 और n बनेगा 3, ये 4 इधर आ जाएगा। इससे m निकालूं तो बनेगा 3, और n निकालूं तो क्या बनेगा गाइज, इससे 87। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर गाइज, समझ आ रहा है? और इससे मैं n निकालूंगा तो मेरे m निकाल लेता हूँ पहले, तो m बनेगा मेरा 93 और n बनेगा 4 इधर आएगा तो -3। तो ये पेयर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोला है। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये मेरा एक केस, ये मेरा दूसरा केस, ये मेरा तीसरा केस। और हाउ मेनी पेयर्स, बस यही तो पूछा था, तो आंसर आ गया 3 पेयर्स। 3 पेयर ऐसे होंगे जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वाले। गाइज ये भी बन गया, बहुत टफ नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं तो देखे होंगे यार, यदि अच्छे से पढ़ाई करिए तो। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन आते हैं, इसको भी अटैक कर ही डालते हैं, इसके ऊपर डरना नहीं है यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है तो क्या हुआ, है ना, हमने पढ़ा है ना इसको। 2 different pack of 52 playing cards are shuffled together. The number of ways in which a man can be dealt with 26 cards. So that, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गए अपन, कि अपन ने पढ़ा है, अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है। चलो ठीक है, बोल गए तो बोल गए, है ना, जो भी होगा देखेंगे, पढ़ लेते हैं। Can be dealt with 26 cards so that he does not get 2 cards of the same suit and same denomination. क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ समझ आ रही कि 52 प्लेइंग कार्ड के 2 डिफरेंट पैक हैं, है ना, मतलब टोटल पत्ते हो गए 104, और 52 पत्तों का एक जो 52 कार्ड का एक ताश का पैक है ना, और एक 52 का एक दूसरा पैक है। मतलब 2 अलग अलग, वो समझ लो कि जैसे वो फ्रंट में तो वैसे ही रहता, बैक में उनका वो फोटो कुछ अलग टाइप का होगा, तो 2 अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैक। अब क्वेश्चन ये कह रही कि एक बंदा कितने तरह से 26 कार्ड्स निकाल सकता है, डेल्ट विद 26 कार्ड्स, सो दैट ही डज नॉट गेट 2 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट एंड सेम डिनोमिनेशन। ओके, ये क्या होता है सेम सूट एंड सेम डिनोमिनेशन? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन ने सपोज करिए स्पेड का पंजा निकाला, स्पेड शायद काला पान होता है ना, लाल पान यानी हार्ट, और चिड़ी को क्या बोलते हैं आप, क्लब, और डायमंड ईंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये स्पेड का पंजा, यदि कोई कार्ड आया है आपके पास, तो स्पेड का पंजा तो कहीं और नहीं आना चाहिए 26 कार्ड में, बस
अब वो स्पेड का पंजा हो सकता है वो इस वाली ताश का हो या इस वाली ताश का हो, बस वैसे दो नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस पहले ये तो डिसाइड कर लें कि कौन से 26 आप लेना चाहते हो। चलो अपन डिसाइड करते हैं। स्पेड का पंजा ले लेते हैं और हार्ट का अपन लाल पान का किंग ले लेते हैं, है ना। एक ले लेते हैं अपन चिड़ी क्लब का तिग्गा ले लेते हैं। ऐसे 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 26 पहले डिसाइड तो करो। ऐसे होते ही कितने हैं डिफरेंट, 52। उन 52 में से 26 चूज करने के वेज कितने हो गए, 52C26। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब ये अपन ने चूज तो कर लिए, पर ये जो स्पेड का पंजा है ये कौन से कार्ड से लेना है, कौन से ताश से लेना है, इधर वाले से कि इधर वाले से। दो ताश है आपके पास, तो मैं ये स्पेड का पंजा दो तरह से ले सकता हूँ। इसी तरह से हार्ट का किंग दो तरह से ले सकता हूँ। इसी तरह से क्लब का तिग्गा दो तरह से ले सकता हूँ। ऐसे 26 ही कार्ड में दो दो तरह से सबको ले सकता हूँ। तो कैन आई से दिस विल कम 26 टाइम्स। तो ये मेरा बनेगा 52C26 इंटू 2 की पावर 26। ओ माय गॉड कितना इजी निकला, मैं तो डर रहा था इससे, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया ये वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक टफ होता है, क्वेश्चन इजी होता है। कई बार टॉपिक इजी होता है, क्वेश्चन टफ होता है। और ये भी कोई बहुत इजी नहीं था, कई बार इसको लैंग्वेज नहीं समझ पाते बच्चे, इसलिए टफ हो जाता है। ऐसे टफ नहीं है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर। तो आपको मेंटली हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। तो गाइज ये तो बन गया यार, पीएथ क्यूएथ एपीजीपी। हाँ ये मेरा फेवरेट है यार, ये तो मैं कर लूंगा बिल्कुल। पीएथ क्यूएथ इन आर्थ टर्म्स ऑफ एपी आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, देन फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। पीएथ टर्म ये तो तुरंत में लिख देता हूँ ना गाइज। पीएथ टर्म यानी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यूएथ टर्म होता है मेरा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये तो एपी के टर्म से। और आरथ टर्म ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, आर इन जीपी, ये कंजुगेटिव टर्म से जीपी के। इज दैट क्लियर? तो कॉमन रेशियो निकालना है जीपी का। जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है गाइस? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। यानी कि कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल आर सिंबल दे देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये आर यहाँ दे रखा है इसलिए मैंने अलग ले लिया। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यही तो होता है गाइस कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और कोई बोले नहीं सर हम तो इसको बोलेंगे, भैया ठीक है भैया इसको भी बोल दो, वो भी सही है। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये भी तो कॉमन रेशियो होगा इसी के इक्वल। ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये भी कॉमन रेशियो है, ये भी कॉमन रेशियो है गाइस। अब अपन क्या करें, ये दो तो अपने इक्वल हैं, ये आर के इक्वल है। कॉमन रेशियो पूछा है इन्होंने, सारे ऑप्शन में ए और डी तो गायब है, ए और डी नहीं है, बस सब जगह पी क्यू आर ही पी क्यू आर दिख रहे हैं। तो हे प्रभु कुछ ऐसा चक्कर चलाएं कि ए और डी गायब हो जाए, है ना। मूवीज में देखते हैं चमत्कार अपन, है ना। ऐसे रियल लाइफ में होता है क्या, देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना। गीता में भी यही बोला, कर्म तो करते रहना चाहिए, जैसा मिलेगा फल मिल जाएगा, है ना। चलिए गाइस इसमें से इसको मैं माइनस करता हूँ, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और ये तो एक रूल है ना रेशो प्रोपोर्शन का, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू, हाँ एडेंडो और सब्ट्रेंडो प्रॉपर्टीज होती है। तो ये माइनस करूँगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। मुझे चाहिए भी कौन सा है, तो ये मेरा a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इसके इक्वल होता है। ये खूब सारा पढ़ाते हैं रेशो प्रोपोर्शन में, है ना। सारे टीचर्स पहले आता, पहला लेक्चर ही इसी में चला जाता है, बोर्ड भर के पूरा। ये होता है रेशो, वो होता है a अपॉन बी सी अपॉन डी, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो ये किस दिन काम आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो ये a लिखूं क्या मैं, ये तो कैंसिल ही हो गया, काय को लिखना। तो ये सिर्फ इतना सा लिख लेता हूँ, q माइनस वन डी माइनस आर माइनस वन डी। और नीचे भी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी। गाइज ऊपर क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा q माइनस वन माइनस आर माइनस वन, नीचे d कॉमन है तो p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन। जिसको एक क्लिक हो जाएगा ना उसके चेहरे पे तो बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाएगी। अब इसको भी सॉल्व करके देख लो जरा, q माइनस वन माइनस आर प्लस वन, देन p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये आ जाएगा q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। माई गॉड ये आंसर कौन सा वाला है, ये वाला है। बना लिया यार, ये तो बस ये फंडा इतना सा लगा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई उलझ जाए बेचारा तो पता नहीं कहाँ जाके निकलेगा, है ना। हाँ तो प्लीज़ गाइज सब लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन और ये वाला मेरा रिवीजन सेशंस,
है ना। हाँ, पूरे कंट्री में बहुत जगह अब बाई ब्लेस ऑफ गॉड ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और लॉकडाउन में तो ये ऐसा लगा कि ये सेटबैक नहीं है, कम बैक हो गया सबके लिए। चलिए गाइस देखिएगा, देर इज ए स्क्वायर फील्ड, ये इतना बड़ा यार, जिसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है ना, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, क्या करें कौन सा ले लें, सब बड़ी लैंग्वेज वाले ही लग रहे हैं। चलो ये वर्क एंड टाइम तो मेरा का फेवरेट है, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अ पर्सन अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days. फर्स्ट डे ही स्टार्टेड द वर्क, सेकंड डे ही वॉज assisted by one boy, third day 2 boys, fourth day 3 boys, and so on. The work gets over in 8 days if all boys are equal efficiency. Are all boys are of equal efficiency, then in how many days a boy alone can complete the whole work? My god. कैसे करें, ट्राई करते हैं अपन। चलो, RTW, एक तो है बंदा और एक है वो बॉय। बॉयज़ के लिए कॉमन अपन बॉय ले लेते हैं, है ना। वो बंदा अकेला काम करे तो 16 days लगाता है, बच्चा अकेला काम करे तो X days लगाता है। पहले मैं रफ में ट्राई कर रहा हूँ, फिर फेयर करूँगा यदि मुझे लगेगा हाँ आई एम गोइंग करेक्ट। तो 16x इसका मैं वर्क मान लेता हूँ, है ना। अब 16x को 16 से डिवाइड कराती है मेरा x आया, और इसको x से डिवाइड कराती है मेरा 16 आया। तो ये इनके रेट हो गए, है ना गाइस। अब पहले दिन बंदे ने अकेले ने काम किया तो काम उसका जो रेट है वो है x, और एक दिन ही काम किया उसने पहले दिन, तो यानी कि x काम तो हुआ पहले दिन। अगले दिन कितना काम हुआ होगा, यहाँ लिख भी देते ना, पहले दिन ए बंदे ने काम करा, उसका रेट है x, एक दिन काम हुआ x। अगले दिन ए बंदा आया प्लस एक बच्चा आया उसके साथ, तो इसका मतलब रेट मेरा हो गया होगा x प्लस 16, और एक दिन तक ऐसा चला, फिर अगले दिन तो x प्लस 16 अगले दिन का वर्क हो गया गाइस, है ना। x प्लस 16 प्लस अगले दिन फिर x प्लस 32, क्योंकि फिर अगले दिन बंदा प्लस 2 बच्चे आ गए, तो फिर 2 बच्चे आ गए तो x प्लस ये 16 2 बार आ जाएगा, तो x प्लस 16 प्लस x प्लस 32 वो भी एक दिन तक, तो x प्लस 32 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा गाइस, है ना। और 7वें दिन कितने बच्चे आ गए होंगे, 8वें दिन, 8 दिन तक काम खत्म हुआ, 8 ही दिन बोला था ना गाइस। द वर्क गेट्स ओवर इन 8 days एंड सो ऑन, द वर्क गेट्स ओवर इन 8 days, ओके। तो 8 दिन मतलब 8वें दिन 7 बच्चे होंगे, और एक बच्चा 16 वर्क करता है, तो 7 बच्चे 112, 16 7 जाता ही होता है ना। ये सारा वर्क इसके बराबर होना चाहिए 16x के। कितने x है, 8x, 8 टाइम्स x, वो बंदा तो रोज कर ही रहा है। 16 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 2 कहाँ तक 7 तक इक्वल टू 16x, तो ये 8x ही कर दो ना, ये वाला 8x इधर ले लो। 16 इंटू 1 से 7 तक का टोटल गाइस 7 इंटू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 7 4 जा 28, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 56। ओ माय गॉड, ये तो इजी निकला, लड्डू हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया गाइस, है ना। हाँ, फिर एक बार और बता देता हूँ, आप इसको समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन में ये वाला मेथड ही लगा लेते हैं अपन, RTW। सपोज एक बंदा है और एक ही बच्चा काम कर रहा है, तो बंदा काम करता है तो कितने दिन लगाता है, 16। बच्चे का नहीं पता, x मान लो, एक बच्चा। अब क्या होता है कि मैं वर्क मान लेता हूँ 16x, तो इसका रेट हो गया मेरा x और इसका रेट हो गया मेरा 16। अब अपन काम करवाना स्टार्ट करते हैं। पहले दिन ए अकेला आया, दूसरे दिन ए के साथ एक बच्चा आया, तीसरे दिन ए के साथ 2 बच्चा आया, ऐसे ही चल रहा है ना। अगले दिन ए के साथ 3 बच्चा आया, और ऐसे करते 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 लास्ट दिन ए के साथ 7 बच्चे आए होंगे 8वें दिन, यस नो। तो ए का रेट कितना है गाइस, x, तो ये x प्लस 16 हो गया, ये x प्लस 32 हो गया, है ना। एक एक बच्चा बढ़ता जाएगा तो 16 16 रेट बढ़ता जाएगा, x प्लस, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो ढेर करे होंगे आपने वर्क एंड टाइम में, हो सकता नहीं देखा हो इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को। ये होता है गाइस x प्लस, ये आपका 3 जा आ रहा है, तो जब 7 बच्चे होंगे तो 16 7 जा 112, सही बोल रहा हूँ, हाँ सही है। अब ये एक एक दिन तक ये सब चल रहा है,
तो ये आपका वर्क हो गया x, ये हो गया x प्लस 16, ये हो गया x प्लस 32, ऐसे करते करते x प्लस 112। इज दैट क्लियर? और ये सारे वर्क का टोटल इसके बराबर होगा 16x के इक्वल टू 16x इक्वल टू ये x कितनी बार आएगा गाइज? 8 टाइम्स आएगा। फिर 16 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 कितनी बार? 7 तक आएगा। इज दैट क्लियर? ये सब इतना नहीं भी लिखते तो चलता ना यार, कितना 16 7 जा क्यों सोचा? हर जगह 16 ही तो इंक्रीज हो रहा, तो पहले ही कॉमन ले लेते 1 2 3 अप टू 7। ये 8x को इधर ले लो तो गाइज मेरा 8x इक्वल टू कितना बना? 16 इंटू 1 से 7 तक का टोटल 28, 8 2 जा 16, x इक्वल टू 56। यानी किसी बच्चे को अकेले काम करना हो तो कितने दिन लगाएगा? 56 डेज लगाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? ओके। एक दिन एक बच्चा मेरे को बोलता है, हाँ शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ही, हाँ यही क्वेश्चन होगा। तो मैंने उसको बोला तूने कैसे करा? बोले सर इसमें लिखने की कहाँ जरूरत थी। मैंने कहा यार लिखने की जरूरत नहीं थी, हम तो लिखते हैं यार इतना, तेने बगैर लिखे कैसे कर लिया? तो बोले मैंने तो कर लिया बगैर लिखे। तो मैंने कहा बताओ यार भाई कैसे कर लिया? तो उसने समझाया कि सर वो बंदा अकेला काम करे तो 16 डेज लगाता है। मैंने कहा ठीक है भाई। और उसने 8 दिन तक काम किया, मतलब आधा काम तो उसी ने कर लिया। हाँ मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। इसका मतलब बचा हुआ आधा काम बच्चों ने मिलके किया। मैंने कहा हाँ ये भी बात समझ आ गई। अब पहले दिन एक बच्चा, दूसरे दिन 2 बच्चा, तीसरे दिन 3 बच्चा, 8वें दिन 7 बच्चा, तो सर आप तो ऐसे ही ऐड कर लो, सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके लगा दो काम पे एक दिन ही, है ना? बात तो वही होगी, काम तो उतना ही होगा। मैंने कहा हाँ यार बात तो समझ आ रही। तो 1 से 7 तक का टोटल करो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कितना आ रहा है? 28। इसका मतलब 28 बच्चे अपन ऐसे नहीं करें, एक पहले दिन एक फिर 2 फिर 3 ऐसे इकट्ठा ही लगा दें और एक दिन काम करवा दें तो काम तो उतना ही होगा। हाँ मैंने कहा काम तो उतना ही होगा। इसका मतलब वो बचा हुआ आधा काम 28 बच्चे एक दिन में कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बात तो समझ आ गई। और 28 बच्चे आधा काम करेंगे तो पूरा काम 56 बच्चे करेंगे, और 56 बच्चे एक दिन में वो काम कर लेते हैं पूरा। 56 बच्चे एक दिन में करेंगे तो एक बच्चा 56 दिन में करेगा। यार बात तो सही है। अरे यार इतना कैसे सोच लेते हो यार? सर गॉड गिफ्ट है, सर गॉड गिफ्ट है। हाँ तो भगवान ने दी यार किसी किसी को तो सही में। चलिए आगे बढ़े। अ लेडी इनहेरिटेड 26 lakhs। ओके यार मेरे को 26 lakhs गिफ्ट में मिले नहीं अभी तक, तो मेरे को वो लग, अच्छा ठीक है ठीक, हाँ होता मिलते होंगे लोगों को। अ लेडी इनहेरिटेड ₹26 lakhs, 50 ही है ना? हाँ ठीक है। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अच्छा लेडी को मिले, ओके ओके, जेंट्स को कहाँ मिलते हैं, सही बात है। फ्रॉम हर फादर टोल्ड टू डिवाइड द मनी एट द बर्थ ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। ओके अच्छा, फादर ने ऐसा बोला कि डिवाइड कब करना है? जब फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा। और डिवाइड ऐसे करना 3:1, मदर सन, मतलब बेटा होता है तो शायद ये रेशो में डिवाइड करना 3:1 एंड 1:3 इन केस ऑफ मदर गर्ल। ठीक है, मतलब बेटी होती है तो मदर रखेगी 1 पार्ट और गर्ल रखेगी 3 पार्ट। बट द लेडी वॉज ब्लेस्ड विथ ट्विंस। ओ माई गॉड। ओके उसका फर्स्ट इशू, मतलब फर्स्ट चाइल्ड दो, मतलब बॉय और गर्ल दोनों हो गए। ठीक है भाई। देन हाउ मच द गर्ल चाइल्ड विल रिसीव। अब वो डिवाइड कैसे करेगी और गर्ल चाइल्ड को क्या मिलेगा? ठीक है गाइस। ओके तो गाइस यहाँ पर अब 3 लोग हो गए स्टोरी में पैसा बांटने के लिए। पैसा उनमें डिवाइड होगा। एक तो ये था मेरा मदर सन, इनका रेशो था मेरा 3:1, और एक केस मेरा मदर गर्ल, उसका मेरा रेशो था 1:3। अब इसके अंदर कॉमन टर्म है मदर दोनों में कॉमन है तो उसको बीच में लिखा करो। रेशो का अपन एनालिसिस तो करें। इधर एक जगह कहीं सन लिख दो, इधर एक जगह कहीं डॉटर लिख दो। सन, अच्छा ठीक है, बॉय गर्ल अपन यूज़ कर रहे हैं ना वर्ड। ठीक है, गर्ल सन, हाँ ठीक है चलेगा, सन, और यहाँ पर डॉटर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। गर्ल लिखो डॉटर लिखो, मीनिंग अपना यहाँ पर एक ही है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। बोले सर थोड़ा सा गंदा कर देते हैं काम, है ना। यस गाइस, सन मदर, और ये मेरा है डॉटर। बॉय गर्ल जो लिखना हो लिख लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मदर सन को किस रेशो में डिवाइड करना? 3:1, तो मदर का 3 तो सन का 1, और मदर गर्ल 1:3 तो मदर 1 तो गर्ल 3। इज दैट क्लियर गाइज? ये तो सीखा होगा आपने, स्केलिंग करना है ना। तो ये 3 1 जा 3,
और 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। ओके, तीनों का रेशो पता चल गया। इस रेशो में पैसा डिवाइड करना है। ओ माय गॉड, 1 और 3 4 और 9 13, टोटल जो 13 है वो मेरा 26 लैक्स है। 1 2 3 4 5, तो ये आ गया मेरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 2 लैक्स। तो ये 9 का 2 लैक्स से मल्टीप्लाई करो तो 18 लैक्स, ये 2 लैक्स से तो 6 लैक्स और ये 2 लैक्स। एनीवे मैं सब निकाल ही क्यों रहा हूँ, मेरे को सिर्फ डॉटर का पूछा, गर्ल चाइल्ड को क्या मिलेगा, तो आंसर इज 18 लैक्स। ये डॉटर को इतना मिलेगा 26 लाख में से। गुड गुड गुड, इज दैट क्लियर गाइस? ओके। अरे यार, ये पहले क्यों नहीं किया क्वेश्चन? ये तो ठीक है, टाइम बच गया, टाइम कम पड़ जाता तो ये तो छूट जाता और बाद में लगता है कि ये नहीं कर पाए, है ना, ये नज़र क्यों नहीं गई इस पे, इतना ईजी था ये तो, है ना। ओके गाइस, ओ माय गॉड, और बचे हैं क्या अभी क्वेश्चंस? Suppose the seed of any positive integer n is defined as follows: seed n equal to n when n is less than 10, seed n equal to sum of digits of n otherwise। okay, अच्छा, मतलब ये एक डेफिनेशन दिया है कि किसी नंबर का जो सीड वैल्यू है वो खुद नंबर होगा कब, जब वो 10 से छोटा हो, और सीड एन इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। ओके, अदरवाइज, या फिर उसका, ठीक है ठीक है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन सच दैट एन इज लेस देन 2020 विल हैव सीड एन इक्वल टू 9। और ट्राई करते हैं, टाइम भी कम बचा है, अपन बार बार स्विच करेंगे इधर से उधर तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाती है ना। अपन एक काम करते हैं कि अपने को चाहिए सीड एन 9, इतना तो समझ आ ही रहा, अपने को वही नंबर सर्च करने हैं 2020 से छोटे जिनका सीड एन वैल्यू 9 हो। तो 10 से छोटा कौन नंबर होगा जिसका सीड वैल्यू 9 हो? बस 9 ही होगा एक, है ना। ओके, अब 9 के बाद 2 डिजिट का नंबर जिसका सीड वैल्यू 9 आ जाए, है ना। तो और उन्होंने सीड एन का मतलब बोला सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। इसका मतलब डिजिट का सम 9 आना चाहिए। तो 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके डिजिट का सम 9 हो? 10 तो नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 13 नहीं, 14 18 होता है गाइस, है ना। 18 के बाद कौन होता है? 19 20 27 ही होगा फिर तो, सम 9 आ रहा है। 27 के बाद कौन होगा? 36 45 54। अरे ये तो 9 का टेबल बन गया ना। तो कुल मिलाकर के आपको यार 9 के टेबल वाले नंबर चाहिए, बस वो कितने आएंगे, वो भी कहाँ तक? 2020 तक, क्योंकि n शुड बी लेस देन 2020। बस अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई यार। ये जो 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे उसमें भी ये सीड वैल्यू 9 आ जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार लेके देखें क्या कोई को, जैसे 918 ये भी आएगा ना रास्ते में। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये तो ये 9 है, 8 + 1 9, 9 + 9 18, तो इसका जो सीड वैल्यू आएगा 918 का, मैंने ये डेफिनेशन में लिखा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, तो इसका डिजिट्स का सम 18 आ रहा है, तो यानी कि सीड 18 हो गया। ये सीड 918 इक्वल टू सीड 18, और सीड 18 मतलब वापस से 2 डिजिट का नंबर आ गया ये, है ना। वो अप्लाई कर सकते हैं वापस से, तो ये हो गया मेरा सीड 9, और सीड 9 मेरा फिर से 9 आ जाए। हाँ मतलब ठीक है, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला करके आपको कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं 2020 तक? तो यार कैसे पता करें? 2020 को 9 से डिवाइड ही कर लो, और करना क्या है, 9 2 = 18, बचा 2, ऊपर से आया 2, 9 2 = 18, 4 0, 9 4 बस इतना आएगा 224, दैट्स इट। वो आगे का पार्ट नहीं लेना जो बच गया, है ना। तो दैट इज माई आंसर। ओके, सो द आंसर इज 224। अच्छा है क्वेश्चन ये तो। और कौन सा बच गया है, ट्राई मार लेते हैं एक बार। ये हो गया, ये ट्रेडर वाला, ये कर लेते हैं, अब ये शायद लास्ट ही होगा। A trader gives a discount of 10% on the list price of goods, and he also gives a gift of 592 free to every fourth customer who came in his shop. If each item cost him rupees 500 and he makes profit of 20% on his investment after selling 80 articles, then find the markup percentage। ये क्या चीज़ होती है? markup percentage of the list price from cost price।
गाइस जिनको नहीं पता हो अभी भी, कई लोगों का कैट आ गया है सिर पे, उनको ये नहीं पता मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, ये सब टर्म्स पता होने चाहिए गाइस। मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस जितना परसेंट बढ़ा करके आप लिखते हैं, दैट इज मार्कअप परसेंटेज। वैसे क्लियर लिख भी दिया इन्होंने, मार्कअप परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा मार्क करा है इन्होंने। एनीवे पहले तो ये भी समझते हैं यार ये गिफ्ट का क्या चक्कर है। ये गिफ्ट दे रहे हैं 592 का फ्री दे रहे हैं एवरी फोर्थ कस्टमर। कस्टमर कितने हैं 80, और हर फोर्थ कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हैं, तो मतलब 20 कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हैं, और एक गिफ्ट कितने का 592 का। तो गाइस कितने रुपए का वो गिफ्ट दे देंगे, 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 11,840 इतने रुपए का तो वो गिफ्ट ही बांट रहे हैं। और एक आइटम उन्होंने कितने का परचेस करा, कॉस्ट प्राइस दिया है कि दे रखा कॉस्ट प्राइस 500, ओके, तो 80 आइटम का कॉस्ट प्राइस हो गया 500 के हिसाब से 40,000, तो 40,000 तो उनको ही लगा, और इतने रुपए का गिफ्ट बांट दिया, तो गिफ्ट अल्टीमेटली जुड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, कहाँ से दोगे, है ना, कमाना तो कस्टमर से ही है अल्टीमेटली। 51,840 इतने रुपए में अपने को पड़े हैं कितने आर्टिकल, 80, तो इसको 80 से डिवाइड कर लें तो एक का पता चल जाएगा, एक हमको कितने में पड़ा, 8 6 जा 48, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 3 बचा 38, 8 4 जा सॉरी 8 4 जा 32, बचा 6 8, कुछ गलत करा मैंने, हाँ 6 4 सॉरी, 8 3 जा 8 6 जा 48, तो बचा 3 38, 8 4 जा 32, बचा 6 64, 8 8 जा 64, ओके। यानी एक आइटम हमको कितने में पड़ा गाइस, 648 में अपने को पड़ा, क्योंकि हमने गिफ्ट भी बांटे हैं, तो ओवरऑल सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। इतने रुपए का तो हमने ही परचेज करे 80 आइटम 500 के रेट से, उसके बाद इतने रुपए के हमने गिफ्ट बांट दिए, है ना, तो ये सारा टोटल इतना हमको पड़ा, तो एक आइटम अपने को 648 का पड़ा। ठीक है। वो कॉस्ट प्राइस वो उन्होंने बोली, ठीक है अच्छी बात है 500 है, वो बोलने की बातें हैं, पर एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस हमको इतना पड़ा 648। फिर से पढ़ते हैं और क्या बोला है इन्होंने। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट कमा रहे हैं, 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, तीनों में कुछ तो कनेक्शन होता ही है। अब 10% डिस्काउंट का मतलब ये कि मार्क्ड प्राइस 100, तो सेलिंग प्राइस 90, तो यानी कि 100 का 90, यानी ये 10 है तो ये 9 है, कहना ही से दिस इज माई रेशो। और 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स, ओके। तो 20% प्रॉफिट का मतलब जो 100 चीज़ है उसका 120 मिल रहा है, मतलब 5 का 6 रेशो की बात करें तो। कॉस्ट प्राइस 5 तो सेलिंग प्राइस 6, गाइज इज दैट क्लियर। चलिए स्केलिंग करके अपन ये निकाल लेते हैं, 54 देन 45 देन 60। इसका मतलब ये हुआ कि 45 रुपीज़ यदि कॉस्ट प्राइस है तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 60 है। यही हुआ ना गाइस। इसको और सिंप्लीफाई करें, कैसे डिवाइड हो रहा है ये, 3 से 15 18 20, इज दैट क्लियर। चलिए तो ये मेरा जो 15 है 15 है, वही तो है मेरा कॉस्ट प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 648। तो जो 15 है वो मेरा 648 है, तो जो 20 है मेरा मार्क्ड प्राइस वो कितना होगा ये पता लग जाएगा, है ना। कैसे पता करें गाइस, ये 15 से 20 मतलब कितना ज़्यादा, 1/3 है ना, तो इसका भी 1/3 कर ही लो ना, 648 में ऐड कर लो उसका 1/3, बस तो अपने को इसका वैल्यू मिल जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा 3 3 6 जा, ये 1/3 हो गया, इसका ऐड कर लो तो ये मेरा आ जाएगा 8 5, ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं, उधर से करते हैं ना, 8 + 6 14, 1 4 5 6, 864, इज दैट क्लियर। तो ये मेरा बना 864, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 648 है, तो सेलिंग मतलब ये मेरा 864 पता चल गया, मार्क्ड प्राइस पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 864 मेरा मार्क्ड प्राइस है उस चीज़ का, और जो चीज़ मैंने खरीदी थी 500 में,
कहलाएगा तो वही कि 500 कॉस्ट प्राइस है, और इसी कॉस्ट प्राइस से वो ठीक है गिफ्ट वगैरह दिए तो वो अपने को ज़्यादा में पड़ा, बट इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ा करके मार्क करा। तो गाइज ये कितना ज़्यादा 864 500 से 364 ना, कितने पे 500 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज मार्क का पता चल जाएगा, 2 जीरो कैंसल, तो ये मेरा आ जाएगा 5 7 जा 32 नहीं 35 14 72 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट, हाँ अप्रोक्सीमेटली 73% है यार। ऑप्शन में इतना तो दूर रहेगा ही रहेगा कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। गाइस अच्छा क्वेश्चन था यार, ये गुड क्वेश्चन। और एक बार नज़र मार कर देख लो कोई क्वेश्चन रह नहीं गया हो, है ना। ये सोचते हैं ओ माय गॉड है ये, there is a square field which each side 500 meter long. It has a compounded wall along its perimeter. At one of its corner, a triangular area of the field is to be cordoned off by erecting a straight line fence. The compound wall and the fence will form its border. If the length of the fence is 100 meter, then what is the maximum area that can be cordoned off? स्क्वायर फील्ड है, डायग्राम तो बना ही लो। साइड है 500, ठीक है भैया। अब उन्होंने बोला एक कॉर्नर के ऊपर एक ट्रेंगुलर एरिया अपन ने कॉर्डोन्ड ऑफ मतलब काटा है, ट्रेंगुलर एरिया इस तरह से काटा है कि वो उसका जो काटने के बाद ये इसका फेंसिंग का पार्ट बन गया, वो ऐसा ये ऐसा, और वो जो काटा है वो 100 है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये लिखा ना, इफ द लेंथ ऑफ द फेंस इज 100 मीटर, ये फेंसिंग इस तरह से करिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कॉर्डोन्ड ऑफ। ओके, मतलब ये चीज का मैक्सिमम एरिया कितना होगा आपका, ये बोला है। यदि इसको अब इसको काटने के तो कई सारे तरीके, आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, यहाँ कम ले लेते, इधर ज़्यादा ले लेते, इधर कम ले लेते, इधर ज़्यादा ले लेते, है ना। मैं आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 100 की लेंथ आपको काटना है तो आप ये ऐसा भी ले सकते हैं, आप इसको कम लिया इसको ज़्यादा लिया, कभी इसको कम इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फेंसिंग बनाना है तो कैसे भी कर सकते हैं। तो गाइज ये एरिया मैक्सिमम कितना होगा कैसे निकालें, इसको x मान लेता हूँ मैं, इसको y मान लेता हूँ। तो एरिया क्या होता है गाइज, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, और इसका वैल्यू मेरे को मैक्सिमम निकालना है। मुश्किल लग रहा है तो ट्राई करने में क्या जाता है, देख लेते हैं। ये मेरा वो है स्क्वायर फील्ड, ये मेरा वो फेंसिंग 100, इसको माना मैंने x, इसको माना मैंने y, और मेरे को एरिया निकालना है, हाफ एक्स वाई होता है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो गाइस अच्छा एक चीज़ मैं जानता हूँ पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर यानी 10,000। ओ माय गॉड, तो इससे तो वाई निकल जाएगा मेरा, एक्स इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले लिया और रूट लगा दिया तो ये मेरा वाई हो गया। ओके, एरिया मेरे को मिल गया, तो एरिया का स्क्वायर भी कर ही लो ना, तो रूट का टेंशन भी खत्म। तो 1/4 एक्स स्क्वायर और ये 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और ये मेरा अंदर ले लो तो 10,000 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, है ना। चलिए गाइस, अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि उसमें लगने वाला डिफरेंशिएशन, और किसी चीज़ को मैक्सिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल कर दो, ये वैल्यू होता है गाइस, है ना। सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गाइज ये मैं आपको ठीक है देखते हैं अपन कि इसको बगैर कॉमर्स बगैर मैथ्स लगाए कैसे कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अपन। इसका डिफरेंशिएशन करें अपन तो क्या आएगा गाइस, ट्वाइस ए डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4, और ये मेरा ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 20,000 एक्स माइनस 4x क्यूब। इज दैट क्लियर। और इसको मेरे को किसके इक्वल करना है गाइस, जीरो के इक्वल करना है, ठीक है गाइस। तो किसी चीज़ को जीरो, इसको जीरो के इक्वल करना है, डी ए बाई डी एक्स। तो ये 2 है तो वैसे भी अपॉन में चला जाएगा, इस 4 का भी टेंशन छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर निपट जाएगा ये भी, है ना। तो अल्टीमेटली 20,000 एक्स इक्वल टू 4x क्यूब आना है ये मेरा, तो 4 से भी कैंसिल हो गया ये, तो ये मेरा आ गया 5,000, एक्स से भी ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा 5,000 है। ओके गाइस, चलिए तो फाइंड क्या करना था हमको,
एरिया। तो एरिया निकल जाना चाहिए अब तो, है ना गाइस। यही लिख देता हूँ मैं, ए इक्वल टू, यही था ना मेरा एरिया। ओके ओके, ये ए स्क्वायर था, ये एरिया था। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं 1/2 इंटू एक्स। एक्स मतलब √5000। 50√2 लिख दें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, 2500 कहाँ, ठीक है ठीक है ठीक चलेगा। और अंडर रूट 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर 5,000 है, तो ये 5,000 आ जाएगा फिर से अंडर रूट में। अरे यार तो फिर इसको भी रहने देते, √5000। अच्छा हुआ ना, दोनों √5000 आ गए, तो ये इक्वल टू 1/2 इंटू 5,000 हो गया। तो ये मेरा हो गया 2500। ओके, तो ये एरिया मेरा 2500 हो जाएगा जो उनको चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। वो कंफर्मेशन के लिए भी और टेस्ट होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह, उस सब में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक ही तो वैल्यू आया बेचारा, तो वही आंसर देना है ना। सो एनीवे, बट आंसर मेरा आ गया है। अब मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि वो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनका क्या होगा, जो सिर्फ बायो पढ़ते थे, मैथ्स में ये नहीं पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन। एनीवे कैट की तैयारी करी होगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन में भी बताया होगा, बट ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको बगैर उसके कैसे कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप, एक चीज़ याद रखना कि एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है ना गाइज, एक छोटा सा रूल याद रखना कि उसका एरिया जो होता है वो तब मैक्सिमम होता है जब वो आइसोसेलेस होता है। ऐसा मेरे टीचर ने सिखाया था मेरे को, ऐसा याद आ रहा है मेरे को। अब आपको बताया कि नहीं मेरे को नहीं पता, किसी ने, है ना। मैंने जिन सबको पढ़ाया था उन सबको तो मैंने बताया था। तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया तब मैक्सिमम होता है जब वो आइसोसेलेस होता है, मतलब ये दोनों साइड मेरी क्या होनी चाहिए गाइज, इक्वल होनी चाहिए, फिर तो काम ही हो गया। यदि ये दोनों इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो गाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10,000। तो गाइज मेरा 2x स्क्वायर इक्वल टू 10,000, तो मेरा एक्स स्क्वायर हो गया 5,000। इज दैट क्लियर गाइज। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये दोनों यदि सेम है, एक्स एक्स है, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो गया, तो हाफ एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर मेरा 5,000 है, तो हाफ इंटू 5,000 गाइज 2,500। तो पेपर सेटर के लिए भी बहुत मुश्किल होती है कि क्वेश्चन बना तो दिया, लेकिन ये टेंशन कि बायो वाला नॉन मैथ्स वाला कैसे करेगा। पर ऐसी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन देते ही ऐसा है कि वो नॉन मैथ्स वाला भी कर लेगा, मैथ्स वाला भी कर लेगा। इज दैट क्लियर गाइज। चलिए और देखते हैं कुछ बचा है क्या, पता चले कोई रह गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया गाइस, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बिल्कुल सही, ये भी हो गया, ट्रेडर डिस्काउंट वाला फंडा, ये भी हो गया, वर्क वाला, मदरसन वाला, ये भी हो गया, ओ ये भी हो गया। गुड 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 गुड, कुछ नहीं बचा गाइस, दी एंड। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिएगा, एक से एक बेहतर क्वेश्चंस के साथ फिर से मैं मुलाकात करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।